हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी स्टोरी हंटर एंड ह्यूमन का सेकंड पार्ट लेकर। आशा करता हूं इसका पहला पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। संजीव गिड़गिड़ा कर बाबा से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया। यहाँ तक मैंने आपको पिछले पार्ट में सुनाया था, उससे आगे। मैं चाहता था कि उस चालाक बाबा को गोली मार दूं, लेकिन ऐसा करने से मैं कानून के शिकंजे में आ जाता। मैं गुस्से से कांपने लगा, मगर अपने पर काबू रखते हुए बाबा से कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम इंसान हो और किसी भी तरह शेर का रूप धारण नहीं कर सकते। तुम इन अनपढ़ भोले भाले देहातियों को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हो, लेकिन मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब बाबा ने धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, सफ़ेद बाबू, इतना गुस्सा ना हो, तुम अपने काम से काम रखो। जिन बातों को तुम नहीं समझते उनमें क्यों टांग फंसाते हो। तुम यहाँ अकेले हो, अच्छा है तुम लौट जाओ, वरना याद रखो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह कहकर बाबा मुड़ा और ज़ोर से झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। संजीव ने झोपड़ी के आसपास की मिट्टी पर बने हुए कुछ निशानों की तरफ इशारा किया, जो शेर के पगमार्क से मिलते जुलते थे और दूर तक चले गए थे। खैर, फिर शाम होते होते हम दोबारा उसी आम के पेड़ के पास आ गए जहां हमने अलाव के पास पिछली रात गुजारी थी। मैंने पेड़ पर मचान बांधी और उसी पर बिस्तर लगाकर सो गया, और क्योंकि संजीव भी रात भर जागता रहा था तो वो भी मचान पर एक तरफ लेट गया और खर्राटे लेने लगा। मैं करीब 3 घंटे सोया, लेकिन विश्वास करिए मुझे सोते में शेर दिखाई दे रहा था, जिसका सर बाबा से मिलता जुलता था। हकीकत में मेरे दिल में भी बाबा का खौफ पैदा हो गया था। बाबा ने मेरे बारे में जो कुछ कहा था वो शब्द शब्द ठीक था। आखिर हमारे बारे में उसे ये सब कुछ किसने बताया। संजीव उस समय से हर वक्त मेरे साथ था। अगर ख़ुद बाबा रात के अंधेरे में हमारी निगरानी कर रहा था तो ज़रूर वो एक बहादुर आदमी था, क्योंकि शेर और हाथी की मौजूदगी में अकेले घूमना फिरना कोई मामूली बात नहीं है। मैंने महसूस किया कि मेरा सामना एक से नहीं दो से है, आदमखोर शेर और चालाक बाबा से। शेर का तो मैं शिकार कर सकता था, लेकिन तांत्रिक का भांडा फोड़ना बहुत मुश्किल था। उसने मुझे मार डालने की धमकी भी दी थी। वो इंसान होने की वजह से सोच सकता था, योजना बना सकता था और मुझे धोखे से नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए उससे निपटना सबसे कठिन था। फिर सोचते सोचते मैंने ये तय किया कि अगर शेर का शिकार कर लिया तो तांत्रिक का भेद अपने आप खुल जाएगा। इसीलिए मुझे पहले शेर का शिकार करना ज़रूरी है। खैर, मैं संजीव को साथ लेकर 2 बछड़े ख़रीदने के लिए गांव आ गया, मगर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि गांव का कोई भी आदमी किसी भी कीमत पर हमें बछड़े बेचने पर राज़ी ना था। हर देहाती यही कह रहा था कि शेर के रूप में तुम तांत्रिक को मार दोगे, और अगर तांत्रिक को इस तरह मारा गया तो पूरे गांव पर आकाश से विपदा टूट पड़ेगी। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ये सब मैं उनके जीवन की सुरक्षा के लिए ही कर रहा हूँ, और इंसान कभी शेर का रूप नहीं धारण कर सकता। मगर किसी ने भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की और बछड़े हमें बेचने पर राज़ी ना हुए। अब हमारे पास बछड़े हासिल करने का बस एक ही रास्ता बचा था, वो ये कि मैं और संजीव यहाँ से 10 मील दूर कांडा नाम के गांव जाएं और वहाँ से बछड़े खरीद कर लाएं। मगर हम लोग कांडा से वापस उसी दिन सूरज डूबने से पहले नहीं लौट सकते थे, तो हमने ये सारी चीज़ें अगले दिन करने की योजना बनाई और फिर उसी आम के पेड़ की तरफ रात गुजारने पहुंच गए। और हमारे लिए ये भी एक परेशानी की बात थी कि मुझे उस गांव का कोई आदमी अपनी झोपड़ी में ठहराने को राज़ी न था। खैर, मैंने एक बार फिर आग जलाई और अपने आसपास मौजूद लकड़ियां और पत्ते जमा कर लिए, ताकि पूरी रात आग जलती रहे। संजीव चाहता था कि हम रात ज़मीन पर जागते हुए गुजारने के बजाय मचान पर सोते हुए बिताएं, मगर मुझे शेर के मुकाबले चालाक तांत्रिक से ज़्यादा ख़तरा था, क्योंकि अगर हम सो गए तो संभव था कि वो इसका फ़ायदा उठाकर मेरी जान ले ले। उस रात संजीव ने उस तांत्रिक शेर के बारे में एक शब्द भी बात नहीं की और चुपचाप बैठा रहा। जंगल में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। बस कभी कभार कोई मेंढक टरटराता या फिर पेड़ों पर बैठे हुए पंछियों के परों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ती।
मैंने अपनी रिस्टवॉच की तरफ देखा। 12 बज रहे थे। हमको तेज़ नींद आ रही थी कि अचानक नदी के किनारे की तरफ से हमको एक अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई दी। कोई आहा आहा कहता हुआ जा रहा था और फिर अचानक यही आवाज़ शेर की दहाड़ में बदल गई। इन आवाज़ों को सुनकर संजीव तो सहम कर सिकुड़ गया, मगर मैं अपनी राइफ़ल और टार्च संभाल कर चौकन्ना होकर बैठ गया। मैं समझ गया था कि हो ना हो तांत्रिक हमें डराना चाहता है। पहली आवाज़ के ज़रिए उसने हमें अपने इंसान के जैसा होने का एहसास कराने की कोशिश की है, और दूसरी आवाज़ से उसने ये बताया है कि अब वो शेर का रूप धारण कर चुका है। क्योंकि मैं भी ज़रूरत पड़ने पर शेर की आवाज़ निकाल सकता हूँ, इसीलिए तांत्रिक का शेर की आवाज़ अपने गले से निकालना मेरे लिए कोई हैरत की बात ना थी। मैंने सोचा कि क्यों ना उसे अभी रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। फिर मैंने संजीव का मनोबल बढ़ाया और उसकी हिम्मत बढ़ाकर मैंने टार्च जलाई, और हम दोनों टार्च की रोशनी में जिधर से आवाज़ आई थी उसी दिशा में दौड़ते हुए आगे बढ़े। लेकिन वहाँ दूर दूर तक ना तो तांत्रिक था और ना ही शेर। फिर कुछ सोचकर हम सीधे उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। अंदर दिया जल रहा था। हमारी आहट पाकर तांत्रिक ने दरवाज़ा खोल दिया और गुस्से से बिफरते हुए बोला, जीवन प्यारा है तो यहाँ से भाग जाओ। तुम यहाँ शेर की आत्मा का कभी शिकार नहीं कर पाओगे। मैं बहुत हैरान था कि तांत्रिक यहाँ हमसे पहले कैसे पहुँच गया, और क्योंकि मैं शिकारी था तो बहुत तेज़ दौड़ता था, और झोपड़ी तक पहुँचने के लिए जो रास्ता मैंने चुना था वो भी बहुत शॉर्ट था। तांत्रिक ने एक बार फिर मुझे उलझन में डाल दिया था। खैर, फिर दिमागी एक्सरसाइज करते हुए हम वापस आम के पेड़ के नीचे पहुँच गए और रात का बाकी हिस्सा आग के पास जाकर गुजारा। फिर सुबह होने पर हम कांडा गए और 2 बछड़े खरीदे और फ़ौरन ही वापस आ गए। उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे और सूरज डूबने में बस 2 घंटों का समय बाकी था। हमें नींद भी बहुत आ रही थी। दिन में 2-3 घंटा सोने से भला कहाँ राहत मिलती है, और अब तीसरी रात भी जागते हुए गुजारनी थी। संजू की तो और भी हालत ख़राब थी। मैंने फटाफट चाय बनाई और फिर हम दोनों ने उसके साथ कुछ सैंडविच और केले खाए, और बाकी बची हुई चाय थर्मस में भरकर मचान पर रख दी। मैंने एक बछड़े को मचान से 50 गज की दूरी पर बांध दिया और दूसरे को संजीव की झोपड़ी में छुड़वा दिया, क्योंकि उसको कहीं बांधने का हमारे पास अब समय नहीं था। हमारी बदकिस्मती कि उस रात शेर कहीं नहीं दहाड़ा और हमारी उस रात की सारी मेहनत बेकार चली गई। हम रात भर जागते रहे और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ऐसा सोए कि फिर आँख दोपहर 12 बजे ही खुली। संजीव ने मुझे राय दी कि हमें यहाँ से हटकर नदी के करीब मौजूद एक बरगद के पेड़ पर मचान बनाना चाहिए। उसका कहना था कि शेर नदी पर पानी पीने आता है और बरगद पर मचान भी अच्छी बनती है। बरगद के पत्ते चौड़े और एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो हमें छुपाने में भी मददगार होंगे। मुझे उसकी सलाह पसंद आई और हम फ़ौरन उस तरफ चल दिए। वहाँ पहुंचकर संजीव ने 1 घंटे की मेहनत के बाद मचान बांध दी और बछड़े को बरगद से कुछ दूरी पर बांध दिया। इंतज़ार शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे रात का कुछ हिस्सा बीत गया और जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया कि तभी अचानक बाघ के दहाड़ने की आवाज़ आई। शेर एक बार फिर दहाड़ा। ये आवाज़ें तांत्रिक की झोपड़ी की तरफ से आ रही थीं। मैंने राइफ़ल संभाली और टार्च की दिशा ठीक करके बैठ गया। चारों तरफ खतरनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल में रात को शेर ज़्यादातर बस 3-4 बार ही दहाड़ता है। मैं उसकी एक और बार आवाज़ सुनना चाहता था, मगर आधा घंटा यूं ही गुजर गया। फिर मैंने सोचा कि झोपड़ी के पास जाकर देखना चाहिए कि तांत्रिक वहाँ है भी या नहीं। मैंने संजीव को चेतावनी दी कि वो मचान पर बैठा रहे और नीचे ना उतरे, और उसे बताए बिना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं पेड़ से नीचे उतर आया और टार्च जलाकर आगे बढ़ा। भरी हुई राइफ़ल मेरे हाथों में थी। मैं बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ा रहा था ताकि कहीं चुपके से शेर हम पर हमला ना कर सके। जब मैं झोपड़ी के पास पहुंचा तो मुझे बाँसों के सुराखों से जलते हुए दिए की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। पहले तो मैंने चुपके से उन्हीं सुराखों से झोपड़ी में झांकने की कोशिश की, मगर जब तांत्रिक के बारे में साफ साफ कुछ दिखाई ना पड़ा तो मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। झोपड़ी खाली पड़ी थी। तांत्रिक बाहर गया हुआ था। मेरे दिल में हल्का सा खौफ उभरा।
संजीव की सुनाई हुई कहानी मुझे हकीकत सी लगने लगी। मैं झोपड़ी से बाहर आकर तांत्रिक के लौटने का इंतज़ार करने लगा। आधा घंटा गुजर गया, ना तांत्रिक आया और ना ही शेर दोबारा गरजा। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि शेर दूसरे शेर की आवाज़ सुनकर लपकता है और मुझे विश्वास था कि कहीं करीब ही असली शेर भी मौजूद है। इसीलिए मैंने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह के करीब एक घेरा बनाया और शेर जैसी आवाज़ अपने हलक से निकाली। ये तरीक़ा मैंने अफ़्रीका के जंगलों में जंगली कबीलाई लोगों से सीखा था। वो लोग इसी तरह शेर का शिकार करते थे। आवाज़ सुनते ही जैसे ही शेर उनकी तरफ बढ़ता, वो अपने जहर में बुझे हुए भालों से उस पर हमला कर देते और कुछ पल में शिकार कर लेते। मेरा ऐसा करना कामयाब रहा। मेरी आवाज़ के जवाब में शेर फिर दहाड़ा। फिर मुझे सूखे पत्तों पर चलने और अपनी तरफ किसी के बढ़ने की चाप सुनाई दी। मैं झोपड़ी के करीब ही मौजूद झाड़ियों में लेट गया और उस आवाज़ की तरफ मेरी राइफ़ल का मुंह घूम गया। मैं सामने आने वाले लम्हों का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। अचानक मुझे एक साया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो इंसान की तरह सीधे दो पैरों पर चल रहा था, मगर उसके शरीर पर शेर की खाल लिपटी हुई थी। मैं फ़ौरन समझ गया कि यह तांत्रिक है जो शेर की खाल ओढ़कर जंगल में घूम रहा है और अब अपनी झोपड़ी में वापस लौट रहा है। तांत्रिक अभी हमसे लगभग 50 गज दूर ही होगा कि शेर एक बार फिर दहाड़ा और इसके फ़ौरन बाद मैंने एक ख़तरनाक मंज़र देखा कि शेर और तांत्रिक एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। वहाँ पर ऊंची ऊंची घास थी। शेर ने पंजा मारकर तांत्रिक को ज़मीन पर ढेर कर दिया। वो बुरी तरह तांत्रिक को चीर फाड़ रहा था। अब और समय ख़राब नहीं किया जा सकता था, इसीलिए मैंने शेर के सर का निशाना लिया और गोली चला दी। मुझे तांत्रिक को बचाने की भी परवाह न थी, क्योंकि वो भी गांव वालों का उतना ही गुनहगार था जितना कि आदमखोर शेर। गोली का धमाका अभी थमा भी ना था कि शेर तांत्रिक को छोड़कर उस तरफ देखने लगा जिधर से उस पर गोली दागी गई थी। क्योंकि मैं पूरी तरह झाड़ियों की ओट में छुपा हुआ था, तो मेरा नज़र आना लगभग असंभव था। मगर एक समस्या ये थी कि झाड़ियों में लेटा होने की वजह से मैं शेर का निशाना सही तरह नहीं ले पा रहा था। इसीलिए ऊपर वाले का नाम लेकर मैंने उठने का फ़ैसला किया, ताकि शेर पर सही तरह निशाना लगा सकूं। उस समय शेर के हलक से ऐसी डरावनी आवाज़ें निकल रही थीं कि अगर कमज़ोर दिल आदमी उन्हें सुन लेता तो वहीं ढेर हो जाता। मैंने अपनी राइफ़ल दोबारा कंधे से लगाकर शेर का निशाना लिया और एक अंदाजे से गोली चला दी। इस बार की गोली उससे कुछ इंच के फासले की धूल उड़ा गई। पहली गोली ने बस उसका कंधा घायल किया था, मगर दूसरी से उसको कुछ ख़ास नुकसान ना पहुंचा। हालांकि शेर को इतना ज़रूर पता चल गया कि उस पर गोलियां किस दिशा की तरफ से चल रही हैं, और उसी पल उसने पलटकर मुझे देखा। इतनी दूर से भी मुझे उसकी आंखों से गुस्से से फूटती चिंगारियां दिखाई दीं और राइफ़ल मेरे हाथों के बीच कांपने लगी। झाड़ियों में खड़े होकर मैंने बड़ी गलती की थी। हमें लेटे लेटे ही उस पर गोली चलाना चाहिए थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा। मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर वो इस हालत में मेरे ऊपर हमला करने का निर्णय कर लेता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती थी। अब मैं फ़ौरन बग़ैर सोचे समझे पीछे हटने लगा। साथ ही कांपते हाथों से राइफ़ल दोबारा भरने की कोशिश भी करने लगा। मेरी आंखें उस वक्त शेर से चिपक कर रह गई थीं। अपने आसपास की हमें जैसे कोई खबर ही ना थी। असल में ऐसे हालात में दरिंदे पर से नज़रें हटाना मौत को दावत देने जैसा होता है। उस समय शेर के कंधे से खून का फव्वारा फूट रहा था। उसके बाद भी वो पहले से ज़्यादा खौफनाक आवाज़ में दहाड़ा। दहाड़ सुनकर मैं खौफ से कँपकँपा उठा और मेरे कारतूस हाथों से छूटकर ज़मीन पर जा गिरे। अपनी मौत मुझे कुछ गज की दूरी पर नज़र आ रही थी और किसी भी पल मुझे घायल दरिंदा छलांग लगाकर मौत के सफ़र पर भेज सकता था। खैर, जैसे तैसे मैंने राइफ़ल दोबारा लोड की और एक टीले की आड़ में हो गया। कुछ लम्हों बाद मैंने टीले की आड़ से सर बाहर निकाल कर देखा तो बाघ कहीं दिखाई ना दिया।
मगर उसके खून की लकीर दूर से चमकती नज़र आ रही थी। इसी दौरान संजीव भी वहाँ पहुँच गया। आप ठीक तो हैं ना साहब जी? उसने उखड़ी उखड़ी सांसों के बीच मुझसे पूछा, मगर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी निगाहें जंगल के उस हिस्से पर लगी हुई थी जिधर शेर गायब हुआ था, और फिर कुछ पल बाद मेरा अंदाज़ा सच साबित हुआ। जंगल के उसी हिस्से से शेर की दर्द भरी गुर्राहटें सुनाई दी। घायल बाघ हो या कोई और हैवान, उसका फ़ौरन पीछा करना जानलेवा हो सकता है। उसको तलाश करने का बेहतरीन समय वो होता है जब उसके घाव ठंडे पड़ जाएं और खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उस पर बेहोशी छाने लगे। तांत्रिक आदमखोर के हाथों अपने अंजाम को पहुंच चुका था। उसकी लाश उसी खाल में लिपटी पड़ी थी जिसे ओढ़कर वो सीधे साधे देहातियों को झांसा दिया करता था। यह उसका दुर्भाग्य ही था कि जब उसने शेर का नाटक रचाया तो उन्हीं दिनों हकीकत में एक बाघ उस इलाके में मवेशी मारने लगा। अगर वो गलती से चरवाहे का शिकार ना करता तो वो कभी आदमखोर ना बनता। हालांकि मुझे यकीन था कि तांत्रिक भी ऐसी घटनाएं लगातार अंजाम दे रहा था और ना जाने अब तक कितने इंसानों को मार चुका था। बाद में न सिर्फ उसकी झोपड़ी से शेर की एक और खाल मिली, बल्कि एक ऐसी चीज़ भी मिली जिसकी सहायता से सर्कस में काम करने वाले कलाकार बाघ जैसी आवाज़ें निकालते हैं। तांत्रिक की मौत होने से हमें यह फ़ायदा हुआ कि गांव वालों के सामने उसका भांडा फूट गया और अब वो मेरी बातों पर विश्वास करने लगे। खैर, अभी उस घायल आदमखोर बाघ को मारना बाकी था। मैं संजीव के साथ गांव लौट आया। 2 घंटों की इस लंबी और मुश्किल मुहिम ने मुझे इतना ज़्यादा थका दिया था कि मैं संजीव की झोपड़ी में जाकर बस आराम करने के अलावा कुछ न कर सका। शेर की दहाड़े और बंदूक के धमाकों का शोर सुनकर गांव वालों को पता चल गया होगा कि हमारा आदमखोर से सामना हो चुका है। हालांकि विस्तार से सारी बातें उन्हें बाद में संजीव से पता चली। खैर, फिर कुछ घंटे आराम करने के बाद संजीव ने मुझसे पूछा कि अब हमारा आगे क्या इरादा है। हमें पता है कि घायल शेर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, इसीलिए अगर हाका लगाया जाए तो अच्छा नतीजा मिल सकता है। मगर क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग तांत्रिक पर विश्वास करते हैं या फिर उससे खौफज़दा हैं, इसीलिए वो इस बात पर कभी राज़ी नहीं होंगे कि घायल शेर की मौजूदगी में हाका लगाया जाए। हाँ, पास के गांव से आदमी ज़रूर मंगवाए जा सकते हैं। हालांकि जब तक वो यहाँ आएंगे बाघ यहाँ से कहीं दूर जा चुका होगा, मैंने जवाब दिया। खैर, संभव था कि मैं उसके खून के निशानों का पीछा करते हुए उसे तलाश करना शुरू करूं कि बाघ मेरी सोच से ज़्यादा चालाक और ताकतवर निकला। उसी रात उसने एक और खौफनाक घटना को अंजाम दिया। नई घटना पिछली सारी घटनाओं से ज़्यादा खौफनाक थी। शेर आधी रात के करीब एक पशुओं के बाड़े में घुस गया। बाड़े का रखवाला दरवाजे के पास सोया हुआ था। बाघ एक मोटे ताज़े बछड़े को शिकार बनाकर उसे बाहर घसीट रहा था। इसी बीच मवेशियों की भगदड़ से रखवाले की आँख खुल गई। उसने बाघ को देखा तो बदहवास होकर वहाँ से भागा। ये देखकर बाघ ने बछड़े को छोड़ा और उस रखवाले को पकड़कर उसका काम तमाम कर दिया। इसी बीच ये शोर शराबा सुनकर जब तक गांव वाले वहां पहुंचते, शेर अपने ताज़ा शिकार के साथ वहां से गायब हो चुका था। फिर यह सूचना मुझे पहुंचाई गई। मेरे लिए ये एक ज़रूरी खबर थी। अगर यह घटना उसी शेर ने की थी तो इसका मतलब ये था कि मेरे द्वारा चलाई गई गोली से उसे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं उसी समय संजीव को साथ लेकर बाड़े पर पहुंच गया। अंदर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और लोगों ने बाकी जानवरों को वहां से हटा दिया था। बाड़े में एक तरफ मुर्दा बछड़ा खून में लथपथ पड़ा था। शेर ने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ डाली थी। दरवाजे के करीब अभागे रखवाले के खून के धब्बे और जगह जगह ऐसे निशान थे जिन्हें देखने से लग रहा था कि बाघ उसे घसीट कर ले गया है। पग मार्च से हमने अनुमान लगाया कि यह वही घायल शेर था। बाड़े से बाहर भी ये निशान बहुत दूर तक दिखाई दे रहे थे, तो मैंने उनका पीछा करने का फ़ैसला किया। मुझे पक्का यकीन था कि बाघ अपने शिकार का कुछ हिस्सा खाकर बाकी कहीं छुपा देगा। ऐसे में अगर हम बची हुई लाश के करीब कहीं मचान बांध लें तो हमें सफलता मिल सकती थी। सुबह होने वाली थी कि जब मैं संजीव के बार बार कहने पर उसके साथ ज़रूरी सामान लेकर खून और घसीटे जाने के निशानों का पीछा करता हुआ आदमखोर की तलाश में निकल पड़ा।
किसी भी आदमखोर को ढूंढकर मारना शिकार का सबसे ख़तरनाक हिस्सा होता है, ख़ासकर तब जब उसके कब्ज़े में ताज़ा किया गया शिकार भी हो। जंगल के किनारे तक तो उन निशानों का पीछा करने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर झाड़ झंकार शुरू होते ही निशान एक एक करके आँखों से गायब होने लगे। कारण शायद ये था कि अभी सूरज की रोशनी पूरी तरह फैली नहीं थी। दूसरी बात यह कि जंगल भी कुछ ऐसा था कि बाघ को पैदल चलकर तलाश करने में कई खतरे छुपे हुए थे। बहुत घनी झाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे पेड़, चट्टानें, नाले, टीले और बड़े बड़े गड्ढे। वो बहुत ख़तरनाक जंगल था। सूरज की रोशनी ने हालांकि हमारे लिए कई आसानियां पैदा कर दी थी, मगर एकदम से बाघ के निशान खो जाने से मेरी आत्मा सिहर उठी। संजीव को मैंने आगे चलने को कह रखा था और मुमकिन था कि मेरी ज़रा सी लापरवाही की वजह से वो बाघ का निशाना बन जाता। खैर, फिर हम लोग लगभग 1.5 घंटे तक जंगल को छानते रहे, मगर आदमखोर तो छोड़िए, कोई ऐसी निशानी भी नहीं मिली कि जो उसकी मौजूदगी की चुगली करती। कुछ निशान तो मिट गए थे और कुछ अगर होंगे भी तो नज़र नहीं आए। दक्षिण की तरफ जंगल कम घना और काफ़ी हद तक समतल था। कभी कभी प्रकृति भी किसी काम में हमारी सहायता करती है। दक्षिण की तरफ मुड़कर हम एक इमली के पेड़ के पास से गुजर रहे थे कि अचानक एक मोर की आवाज़ सुनकर हमारे उठते हुए कदम थम गए। मोर और बाघ की दोस्ती मशहूर है, मगर ये दोस्ती उसी समय तक रहती है जब शेर का पेट खूब भरा हो और उसे दांत सफा कराने की ज़रूरत आन पड़े, वरना यूँ तो जंगल के राजा से सभी पशु पंछी कन्नी कतरा कर निकल जाते हैं। वो तेज़ चीखने जैसी आवाज़ जो मैंने उस वक्त सुनी, मोर बस उसी समय ऐसी आवाज़ निकालता है जब शेर के इरादे ख़तरनाक हों। मेरी और संजीव की आंखें एक पल के लिए मिली और मैं सोचने लगा कि संभव है कि मोर ने यह आवाज़ किसी और दरिंदे को देखकर निकाली हो। खैर, फिर हमारा ध्यान पूरी तरह उसी दिशा में हो गया जिधर से मोर की आवाज़ आई थी। हालांकि वो इलाका बहुत मुश्किल भी था। उधर जगह जगह कांटेदार झाड़ियाँ और ऊंचे ऊंचे टीले थे। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल ज़्यादा ख़तरनाक होता गया। इसी के साथ हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार भी कम होती गई, क्योंकि कांटेदार झाड़ियाँ हमारे रास्ते में रुकावट बनी हुई थी। खैर, हम किसी तरह संभल संभल कर कदम उठाते आगे बढ़ते रहे। संजीव को मैं बार बार इशारे से बताता रहा कि वो ज़मीन की तरफ देखते हुए चले और खून के धब्बे या कोई और निशान तलाश करने की कोशिश करता रहे। उस वक्त हम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे कि संजीव रुक गया। हमें उसके चेहरे पर खौफ और दहशत के मिले जुले भाव नज़र आए। अब जो मैंने उस तरफ नज़र दौड़ाई तो मेरा शरीर भी कांप गया। हमसे करीब करीब 10 गज दूर झाड़ी के पास एक इंसानी लाश इस तरह पड़ी थी कि उसका धड़ झाड़ी के अंदर और दोनों टांगें झाड़ी के बाहर निकली पड़ी थीं। संजीव का चेहरा देखकर मैं समझ गया कि ये उसी अभागे रखवाले की लाश थी जिसे आधी रात को शेर ने गांव से उठाया था। मेरी शिकारी ज़िंदगी का ये अजीब नज़ारा था। कोई भी बाघ, खासकर नरबक्षी, अपने शिकार को इस तरह खुला नहीं छोड़ता। मेरा दिमाग ये गुत्थी सुलझाने में व्यस्त था कि तभी मुझे अपने आसपास से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो शेर की ही आवाज़ थी। जंगल के खौफनाक सन्नाटे में अगर कोई आम जानवर भी बोले तो दिल पर दहशत छा जाती है। वो तो बाघ था, जंगल का राजा। पल भर के लिए तो हम दोनों के होश आवाज़ गुम हो गए। इसके साथ ही मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम दोनों आदमखोर की चालाकी का शिकार हो चुके हैं। चालाक दरिंदे ने असल में हमें अपने बिछाए हुए जाल में फांस लिया था। खैर, अब सामने आने वाले हालात से निपटने के अलावा हमारे पास कोई चारा न था। मैंने जल्दी से एक राइफ़ल संजीव को थमाई और उसके साथ पीठ जोड़कर चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगा। उस समय पेड़ पर चढ़ने का खतरा उठाया नहीं जा सकता था। एक लम्हे की भी लापरवाही मौत को दावत देने के बराबर थी। मैं अपनी जगह पर जड़ बना राइफ़ल पर अपनी पकड़ मजबूत किए किसी भी झाड़ी से बाघ के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। अचानक हमसे 30 गज दूर झाड़ियों में सरसराहट हुई और मैंने एक भारी भरकम शरीर को झाड़ियों से निकलकर अपनी तरफ झपटते हुए पाया।
ये वही बाघ था, लेकिन उसमें उतनी चुस्ती फुर्ती न थी जो एक स्वस्थ दरिंदे में होती है। मेरे ख़्याल में उसका एक कंधा सही तरह काम नहीं कर रहा था। नरबक्षी हैवान मेरी तरफ बढ़ रहा था, जबकि मैं मचान पर होने के बजाय ज़मीन पर खड़ा उसे टकटकी बांध कर देख रहा था। ठीक उसी समय जब मेरे और उसके बीच 20 गज की दूरी रह गई, मैंने उसके शरीर पर निगाहें जमा कर राइफ़ल अपने कंधे से लगाई और जंगल मेरी राइफ़ल के तेज़ धमाकों और बाघ की हौलनाक आवाज़ों से गूंज उठा। दोनों गोलियां उसके शरीर से आर पार हो गई थीं। वो मिट्टी के ढेर की तरह ज़मीन पर आ गिरा, मगर फ़ौरन ही दोबारा खड़ा हो गया। अब मेरे और उसके बीच की दूरी ही कितनी रह गई थी, मुश्किल से 7-8 गज मैंने आगे देखा न पीछे। 2 और गोलियां उसके दोनों कंधों के बीच दाग दी। बाघ क्या था, क़यामत था। इतनी गोलियां खाकर भी उसने फिर छलांग लगाई और हमें उसका जबड़ा और पंजा अपने से कुछ फीट की दूरी पर उभरता हुआ दिखाई दिया। वो शैतान मुझे मौत देने का पूरा प्रबंध कर चुका था, क्योंकि अगर ठीक उसी समय संजीव शेर पर गोली नहीं चलाता तो मेरा बचना नामुमकिन था। संजीव की गोली ने ठीक बाघ की दोनों आंखों के बीच उसकी खोपड़ी को खतरनाक तरीके से चूमा और शेर का पूरा शरीर कांप गया। वो पीठ के बल उल्टा गिरा और फिर बिना आवाज़ निकाले खामोश हो गया। दोस्तों, इस तरह नीलगिरी के उस गांव में एक बार फिर सुख शांति लौट आई, जिस पे कुछ समय पहले एक चालाक तांत्रिक और नरबक्षी शेर प्रलय बनकर छा गए थे। दोस्तों, स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। दोस्तों, अगर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इसी से स्टोरी फिर और लोगों तक पहुँचेगी, उसे रीच मिलेगी। खाली देख के वो 1 सेकंड का काम है, आप लोग ज़रूर किया करें, यानी लाइक करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी और स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद।